बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक पढ़ना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अब ये चैप्टर हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है जी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सबसे पहले ये समझें कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या चीज़ है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, एलोकेशन किस तरह करनी है रिसोर्सेज की, किसी नए इंस्टीट्यूट में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या जो अपने इंस्टीट्यूट में रिस्क है उसको मैनेज करना है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको मैनेज करना हम कहते हैं बेसिकली पोर्टफोलियो को मैनेज करना। इसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को देखते हैं, वीकनेसेस को देखते हैं, फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट क्या है मार्केट से वो देखते हैं। फिर हम देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या कोई डेब्ट तो नहीं है। डेब्ट होता है कर्ज़ लेना किसी से। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं से लोन लिया हुआ है तो फिर उसको हम देखते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को लोन दिया हुआ है जिसको इक्विटी कहते हैं, क्या वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हमने देखना है लोकल और इंटरनेशनल ग्रोथ देखनी है। फिर सेफ्टी के अपने जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड वो देखने हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं, वैसे तो ये पूरी स्लाइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है फाइनेंस से रेलिवेंट। यानी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो ये जो डिसीजन होता है ये इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। अब इसको हम फॉर्मली पढ़ते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट मिक्स एंड पॉलिसी। अब वो ये कह रहा है कि पोर्टफोलियो एक साइंस है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। फिर आगे और किस किस के हवाले से डिसीजन करते हैं, मैचिंग इन्वेस्टमेंट टू ऑब्जेक्टिव। यानी हम ये देखते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या हमारी इन्वेस्टमेंट उसके साथ मैच कर रही है। यानी ये ना हो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े लेवल के हों और हम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल थोड़ी करके बैठे हों। तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट में तो बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं ना अचीव होंगे। तो हमने ये देखना है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही है या नहीं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एसेट एलोकेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, वगैरह वगैरह, बाकी जितने भी एसेट्स हैं, कंप्यूटर लैब है, उसमें आपकी बिल्डिंग है, प्लॉट है, एम्प्लॉयज़ है, ये सारे एसेट्स जो हैं इनकी एलोकेशन हमने देखनी है। फिर आगे क्या है जी, बैलेंसिंग रिस्क अगेंस्ट परफॉर्मेंस। अब रिस्क क्या होता है, दुनिया का कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। तो हमने ये देखना है कि कितना रिस्क है हमारी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। यानी ये ना हो कि हम को बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हों, पीछे हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो ही ना। अगर वो खुदा न खास्ता हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही नहीं हम लगाते तो फिर क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बिल्कुल लो हो जाएगी। तो नई इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करने से पहले इन चीज़ों को हमने जहन में रखना होता है। ये होती है जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, उसकी फाइनेंस से रेलिवेंट मैटर्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखना, फिर एसेट्स को एलोकेट करना और रिस्क को मैनेज करना। आगे कहता है पोर्टफोलियो इज़ ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अच्छा, ये जो 4 वर्ड्स हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, इसको हम मैनेजमेंट में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस का। मैं आप सबसे कहूँगा आप ज़रूर इसको गूगल के ऊपर पढ़ें, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप गूगल के ऊपर लिखें स्वॉट एनालिसिस और फिर आगे जाएं पिक्चर्स के अंदर। पिक्चर्स के अंदर इसके चार्ट बना हुआ आ जाएगा, 10-12 लाइनों का होगा। उसके अंदर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्ट्रेंथ क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वीकनेसेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है और फिर थ्रेट क्या होती है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट देखते हैं। इन द चॉइस ऑफ डेब्ट वर्सेस इक्विटी, आपने चॉइस करनी होती है कि आपने लोन लेना है या फिर देना है। डेब्ट होता है जो लोन आपने किसी से लिया होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्सेस इक्विटी
तो इक्विटी होता है यानी देना लोन किसी को। डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल, ग्रोथ वर्सेस सेफ्टी एंड मैनी अदर ट्रेड ऑफ्स encountered in the attempt to maximize return at a given appetite for risk। एंड पे वो ये कहता है कि इन सारे चीज़ों को करने के बाद ना हमारे पास ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ होता है यानी एक चीज़ के ऊपर दूसरी को कुर्बान करना। अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो ना तो हम एक का ट्रेड ऑफ कर देते हैं, यानी एक को छोड़ देते हैं और जो बेहतर होता है हमारे लिए हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो फिर एंड पे वो कहता है हम ट्रेड ऑफ करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मकसद यही है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस से रेलिवेंट और ऑब्जेक्टिव्स को देखें और स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को देखें, क्या इन सारी चीज़ें ये मैच कर रही हैं ये नहीं कर रही। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। व्हाट इज़ अ पोर्टफोलियो, ये एक्चुअल है क्या जी। पहले था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अब है पोर्टफोलियो इटसेल्फ क्या होता है। एक तो पोर्टफोलियो होता है जो हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं, अगर आपने कहीं पे अप्लाई करना है जॉब के लिए तो वो कहते हैं जी आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो पोर्टफोलियो ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपने अपना एक कोई पेज बनाया होगा छोटा सा, उसके अंदर आपकी अचीवमेंट्स लिखी होंगी, आपकी स्किल्स लिखे होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन, रेज्यूमे होती है ना, एक तो CV होती है प्रिंटेड फॉर्म में, ये होती है बेसिकली एक वेब पेज होता है जिसके ऊपर आपकी सारी डिटेल लिखी होती है। ये होता है जनरल लाइफ का पोर्टफोलियो। लेकिन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर पोर्टफोलियो जो है ना, इसके अंदर हम फाइनेंस से रेलिवेंट मैटर देखते हैं। अ पोर्टफोलियो रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स। देखा इन्वेस्टमेंट टूल्स की बात है तो उसमें फिर फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, सच एज स्टॉक्स। अब स्टॉक आपको क्या पता है, आपको पता ही है क्या होता है, जैसे आप TV पे सुनते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक क्या होता है कि बेसिकली स्टॉक के अंदर लोगों के इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों के शेयर्स होते हैं। स्टॉक एक मार्केट का नाम होता है और फिर उसके अंदर क्या चीज़ आती है, शेयर्स। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर सोना भी है और उसके अंदर डॉलर्स भी पड़े हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी पड़ी हैं, उसके अंदर रिसोर्सेज भी पड़े हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपना शेयर लेते हैं उसके अंदर, फिर वो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो फिर उस हिसाब से शेयर की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, स्टॉक होता है, शेयर्स होती है, म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड से मुराद है दो पार्टियों का फंड होता है। फॉर एग्जांपल 1 तोला सोना पड़ा है मार्केट में, तो उसमें हो सकता है वो 2 लोगों का कंबाइन हो, या 3 लोगों का या 4 लोगों का, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। फिर बॉन्ड्स होते हैं जी, बॉन्ड का आपको पता ही होता है, जो आप पैसे लेकर ख़रीदते हैं फिर उस पर पैसा और उस पर फिर वो प्राइस निकलने के चांसेस होते हैं, उसको बॉन्ड कहते हैं। कैश होता है एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर इनकम, बजट एंड कन्वीनियंट टाइम फ्रेम। ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या होता है जी, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट के टूल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे स्टॉक है, शेयर है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स हैं, इन सब चीज़ को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। इसके आगे फिर 2 टाइप्स होती हैं, एक मार्केट पोर्टफोलियो और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अच्छा, अब ये पीछे था व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, अब ये है व्हाट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसका थोड़ा सा इंट्रो तो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा है, अब इसको एग्जैक्ट देखें क्या है। The art of selecting the right investment policy for the individuals in terms of minimum risk and maximum return is called portfolio management। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन और एक्यूरेट लिखी हुई है। वो कहता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी शख्स के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चूज़ करें जिसमें रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक शख्स कहता है मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे बताओ। तो अब आप ये करेंगे कि उसको कोई ऐसी जगह बताएंगे जिसमें रिस्क कम हो, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कहेंगे इन्वेस्ट करे जहाँ पे रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस अमल को हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। In simple words, it refers to managing an individual's investment in the form of bonds, share, cash, mutual funds, etc., so that he or she earn the maximum profit with the stipulated time frame। वही बात दोबारा रिपीट कर रहा है
कि ये बेसिकली एक आर्ट है जिसमें आप किसी इंडिविजुअल के जितने भी ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बॉन्ड, शेयर या कैश, इनको इस तरह मैनेज करते हैं कि उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होता है और उसमें रिस्क कम से कम होता है। ठीक है, आजकल जैसे बिजनेसेस थोड़े से डाउन है ड्यू टू दिस वायरस, तो अब अगर आपके पास कोई आता है जी मेरे पास 10 लाख हैं, मैंने इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको कहेंगे भाई या तो मेडिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर लो क्योंकि आजकल उसमें ज़्यादा डिमांड है। तो इस तरह का जो काम होता है ना कि रिस्क कम और प्रॉफिट ज़्यादा, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा, अब हु इज़ अ पोर्टफोलियो मैनेजर, वो था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है जी? एन इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फाइनेंशियल नीड्स एंड डिज़ाइंस ए सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान एज पर हिज इनकम। मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजर वो बंदा होता है जो किसी भी क्लाइंट की फाइनेंशियल नीड्स को समझता है और उसकी नीड की बेस पर उसको कोई एक इन्वेस्टमेंट प्लान देता है। इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर कोई आपके पास 10 लाख लेकर आता है और आपसे वो मशवरा मांगता है कि मैं किधर इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, तो आप उसे बताते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, सैनिटाइज़र बना लो या मास्क बना लो या वेंटिलेटर्स बना लो। ठीक है ना, आप उसकी इनकम को देखेंगे, आप उसके पास जितने पैसे हैं उसको देखेंगे, फिर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में रिस्क कितना है, फिर आप देखेंगे इसमें प्रॉफिट कितना है। तो ये सारा काम आप कर रहे हैं ना, तो फिर अब इस केस में आप कहलाएंगे पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और जो आप काम कर रहे हैं सारा इसके लिए, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी जो बंदा काम करने वाला है वो पोर्टफोलियो मैनेजर है और जो काम हो रहा है इसको कहते हैं एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है जी। A portfolio manager counsels the clients and advises him the best possible investment plan which would guarantee maximum return to individual। वही बात वो ये कह रहा है कि पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो क्लाइंट को बेस्ट पॉसिबल तरीका बताएगा इन्वेस्टमेंट प्लान का कि उसे किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि अल्टीमेटली उसे क्या करेगी, मैक्सिमम रिटर्न देगी। यानी मैक्सिमम रिटर्न से मुराद है ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट जनरेट कर देगी। आगे कहता है ए पोर्टफोलियो मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफर ए टेलर मेड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन टू हिम। नो टू क्लाइंट्स कैन हैव द सेम फाइनेंशियल नीड्स। वो कह रहा है कि हर क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो क्लाइंट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को समझेगा। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, वो आपको कहता है कि ये मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। या वो कहता है कि मुझे 6 माह बाद प्रॉफिट आए लेकिन आए मुझे ज़्यादा, मैं ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे यकदम पैसे आना शुरू हो जाए। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसे एडवाइस करेंगे। कुछ होंगे जो कहेंगे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान बना के देंगे। ठीक है ना, तो ये अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर वो होगा जो फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को देखेगा क्लाइंट के और उसके अकॉर्डिंग उसे फिर मशवरा देगा। अब ये हैं जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो सबसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को देखे क्लाइंट के और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मशवरा दे। अब यहाँ पे कुछ लिखे हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। मैनेज एंड रिपोर्ट ऑन कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल लाइंस ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब ये है कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर का काम ये है कि वो कंप्लीट पोर्टफोलियो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स का बनाए। ठीक है, और वो बिज़नेस में हर लिहाज से सूटेबल हो। अब इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। अब पोर्टफोलियो मैनेजर का काम ये होगा कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी कि वो ऐसी जगह आपको सजेस्ट करे कि जहाँ से रिस्क कम हो और अगर आप वो टेक्नोलॉजी ले लें तो फिर उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी टेक्नोलॉजी ऐसी जगह से ख़रीदनी है जहाँ से रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस से ख़रीदनी है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ख़रीदनी है, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से ख़रीदनी है। ये काम होगा पोर्टफोलियो मैनेजर का। आगे क्या है जी, इंटरेक्ट विद बिजनेस यूनिट लीडरशिप टू इंश्योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड इनिशिएटिव्स आर प्रायोरिटाइज्ड अप्रोप्रिएटली। वो कह रहा है बिजनेस
पोर्टफोलियो मैनेजर का ये भी काम है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप होती है ना, यानी CEO या डायरेक्टर या मैनेजर, उनसे मिले और ये इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। आगे कहता है पार्टनर विद बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी टीम्स टू रिपोर्ट ऑन पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट हेल्थ। प्रोजेक्ट हेल्थ से मुराद है प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें प्रॉफिट के चांस कितने हैं, लॉस के चांस कितने हैं, इसको प्रोजेक्ट हेल्थ कहते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजर का ये काम है कि वो टेक्नोलॉजी टीम से मिले, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी टीम है, और उनको प्रोजेक्ट की हेल्थ के बारे में बताए कि जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं, मंगवाना चाह रहे हैं, उसकी हेल्थ क्या है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है। आगे है जी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पाइपलाइन ऑफ स्मॉल टू लार्ज प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट एंड असाइनिंग प्रॉपर रिसोर्स। यानी जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका काम है कि बेशक प्रोजेक्ट छोटे लेवल को, मिड लेवल को या लार्ज लेवल को, उन सबको वो मैनेज कर सके और सबको जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर एलोकेट करे। तो इससे मिलती जुलती हैं जी पोर्टफोलियो मैनेजर की ये मज़ीद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इनमें से मैं एक आधी को पढ़ देता हूँ, बाकी आप खुद कोशिश करिएगा, अगर ना समझ आए तो फिर मैं बताऊँगा। अच्छा, ये लास्ट क्या है जी, कोलैबोरेट्स विद प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मैनेजर टू डिफाइन टाइम फ्रेम, फंडिंग प्रोसीजर, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ रिसोर्स। वो ये कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है कि प्रोजेक्ट मैनेजर से या प्रोग्राम मैनेजर से मिले, उसे टाइम फ्रेम डिसाइड करे, फंडिंग प्रोसीजर डिसाइड करे, यानी जिससे आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं उसको पैसे किस तरह से देने हैं, वाया बैंक देने हैं, चेक देना है, कैश देना है, बॉन्ड देना है, या फिर उसके फेवर में कोई ट्रेजरी बना कर देनी है, तो ये चीज़ डिसाइड करे। स्टाफिंग रिक्वायरमेंट बताए कितना स्टाफ चाहिए, एंड असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को एलोकेट करना। तो ये हैं स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो मैनेजर की कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाली होती है कि वो क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल्स को देखे और उसके अकॉर्डिंग उसे जो है वो सजेस्ट करे कि कौन सा सलूशन उसके लिए बेस्ट होगा। अच्छा, आगे है जी मेकिंग ए टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है। तो उसमें ये कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है जी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला है जी व्हाट एप्लीकेशन वी करंटली हैव, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। या एप्लीकेशन से मुराद है कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है। अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मैनुअल रजिस्टर्स यूज़ करते हैं कि एम्प्लॉय से मैनुअल काम कराते हैं, किस तरह करते हैं। ये है व्हाट एप्लीकेशंस वी करंटली हैव। फिर है व्हाट एप्लीकेशंस आर नीडेड नाउ एंड इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी मतलब कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमें अभी चाहिए या फिर फ्यूचर में। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ रहा है तो हमें फ्यूचर में फिर और टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तो ये फिर चीज़ें एप्लीकेशन में देखते हैं, इस तरह टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो बनाते हैं। फिर है एप्लीकेशन हेल्थ। अब एप्लीकेशन हेल्थ से मुराद ये है कि टेक्नोलॉजी की हेल्थ क्या है, अभी पुरानी तो नहीं होगी, हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी तो नहीं यूज़ कर रहे, या इसका कोई लाइसेंस तो नहीं एक्सपायर होने वाला। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हेल्थ में देखते हैं। ठीक है, आगे है जी हाउ इंडिविजुअल एप्लीकेशंस आर आर्किटेक्ट, यानी हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता है या नहीं करता। ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स बेसिकली कि टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो किस तरह से बनता है। तो उसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशंस को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम बिज़नेस के अंदर बिज़नेस को। इट विल फोकस ऑन स्ट्रक्चरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। ठीक है जी, हमने अपने बिज़नेस को समझना है, हम कर क्या रहे हैं, हम कस्टमर्स को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हम कस्टमर को क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसमें ये एरियाज़ इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला होता है लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर है वो किस हद तक सेटिस्फाई है हमसे। फॉर एग्जांपल आप हैं तो आप कस्टमर हैं लीड कॉलेज के, तो आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं, ये हम देखेंगे। फिर है कम्पीट इन द मार्केट, यानी आप मार्केट में किस हद तक कम्पीट कर रहे हैं, अपने जो कंपेटिटर हैं उनके साथ आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। फिर है डीलिंग विद सप्लायर्स,
सप्लायर वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सामान मुहैया करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको सप्लायर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर अपने कॉलेज में कोई नया कमरा बनवाना है तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा ना, वो जो लोग आपको देंगे उनको सप्लायर कहेंगे। आगे है सस्टेन ऑपरेशंस एंड केयर फॉर एम्प्लॉयज़। सस्टेन ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो ऑपरेशंस चेंज नहीं होते, यानी अभी जो आप काम कर रहे हैं ना, ऐसा ना हो आपको रोज़ाना अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग चेंज करनी पड़े, इसको कहते हैं सस्टेन ऑपरेशन। फिर आगे डेफिनेटली केयर फॉर एम्प्लॉयज़ तो होता ही है। तो ये सेकंड स्टेप है जी टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को बनाने का। पहला क्या है, एप्लीकेशंस को आप देखते हैं, फिर दूसरे नंबर पे आप बिज़नेस को देखते हैं, अब तीसरे नंबर पे है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना डाटा मौजूद है, कितना रेलिवेंट डाटा मौजूद है और किस टाइप का डाटा मौजूद है। ठीक है जी। और अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले द ईज़ एट विच टेक्नोलॉजी एनेबल्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू बी क्रिएटेड। ईज़ का मतलब होता है आसानी। बेसिकली वो ये कह रहा है कि हम ये देखेंगे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे हम उसको यूज़ करते हुए हम कितनी आसानी से डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी कॉलेज के अंदर कोई एक सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आपने स्टूडेंट की नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका सेक्स, ये चीज़ें अगर आपने लिखनी है, तो कितनी आसानी से आपकी जो टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है ये डाटा इकट्ठा करने में। ये है पहला स्टेप, ये जो लिखा हुआ है, ईज़ एट विच टेक्नोलॉजी एनेबल्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू बी क्रिएटेड, असेस्ड एंड ट्रांसफर। फिर दूसरा स्टेप क्या है, इमर्जिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली वो होती हैं कि जो अभी नई नई आ रही होती हैं। ठीक है, जो मार्केट में नई नई आ रही होती हैं, जो दुनिया काफ़ी ज़्यादा जिनके बारे में यूज़ करना या उनके बारे में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जैसे AI वगैरह, इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहेंगे। फिर है चेंजिंग नेचर ऑफ यूज़र एक्सपेक्टेशन। अब देखें दुनिया की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके कस्टमर की डिमांड्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही हैं। पहले उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती थी, अब यूज़र का एक्सपीरियंस चेंज होता जा रहा है। आप इसकी एग्जांपल ले लेना कि जिस तरह हमारी लाइफ में आसानी आती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी बनती जा रही हैं। पहले बटनों वाला मोबाइल था, फिर टच मोबाइल फ़ोन आया, तो अब ये बिल्कुल आम हो गया। अब यूज़र का देखें ना, वो चाहता है ईजीनेस, आसानी चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। मैकडोनल्ड का जो बर्गर है वो तकरीबन 550-600 का मिलता है सिंगल बर्गर, लेकिन यही सेम इससे मिलता जुलता एक बर्गर बाहर रेडी पे 50 रुपये का भी मिल जाता है। तो अब जो मैकडोनल्ड का कस्टमर है वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरे से 550 ले रहे हो तो फिर इसके अंदर कुछ होना भी चाहिए 550 वाला, अदरवाइज़ वो क्यों लेगा आपसे, वो 50 रुपये का रेडी से ख़रीद लेगा। तो बेसिकली जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन है वो चेंज होती जाती है। ठीक है ना, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं कस्टमर के पास भी, वो देखता है मैं इधर से क्यों ख़रीद लूँ, इधर से ख़रीद लूँ, तो इसलिए फिर उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। तो ये था जी इसका थर्ड पॉइंट। पहला टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो का पॉइंट एप्लीकेशन, फिर बिजनेस, फिर इंफॉर्मेशन, और अब है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ये होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हार्ड फॉर्म में मटेरियल है ना, हार्ड फॉर्म में, उसको हम एक तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सॉफ्ट फॉर्म में ऐसा मटेरियल जो आपके हार्डवेयर को चलाने में यूज़ हो रहा है, कि जिसके बगैर आपका हार्डवेयर यूज़लेस है, वो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है। उसकी एग्जांपल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर हो मॉनिटर या CPU और उसके अंदर विंडो ना इंस्टॉल हुई हो तो वो फिर किसी काम का नहीं है। लाइकवाइज अगर सॉफ्टवेयर हो और साथ हार्डवेयर ना हो तो फिर वो भी किसी काम का नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं, द कंपोजिट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क रिसोर्सेज का जो कंपोजिट चाहिए होता है, कंपोजिट होता है कंबाइन करना,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क रिसोर्सेज। फिर इसमें आता है व्हाट टेक्नोलॉजीज़ वी करंटली हैव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अभी हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल है। व्हाट टेक्नोलॉजीज़ आर नीडेड नाउ एंड इन फ्यूचर, यानी अभी आज के दिन में और फ्यूचर में हमें कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये हम इसमें देखेंगे। तो ये 4 स्टेप हैं जी पोर्टफोलियो जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का बनाने में। हम ये 4 चीज़ों को देखते हैं, एप्लीकेशन को, बिज़नेस को, इंफॉर्मेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर इसकी बेस के ऊपर जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मशवरा देते हैं कि आपने फ्यूचर में यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, इतनी करनी है या नहीं करनी। अब है जी नीड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? बेसिक असल में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे होती है कि जहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं, आप प्लान करते हैं कि इनकम कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की, बजट क्या है हमारे पास, एज एंड एबिलिटी टू अंडरटेक रिस्क, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी पावर है कि वो रिस्क को ओवरकम कर सके या ख़त्म कर सके। ठीक है, जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी लॉस होने का रिस्क कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले सारी प्लानिंग कर लेते हैं ना। जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है उसका काम ही तो यही होता है कि आपके रिस्क को कम कर सके। वो आपको बताता है कि आपने किधर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और बेस्ट सूटेबल जगह कौन सी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उससे फिर क्या होता है, आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अब ये इसकी टाइप्स हैं जी, कुछ टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इनमें से सबसे पहली है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसमें एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, यानी क्लाइंट की तरफ से सारा कुछ ख़रीदना, बेचना, प्रॉफिट लॉस सारा कुछ यही करता है, इसके ज़िम्मे होता है। इसको हम कहते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोबारा सुन लें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ऐसी टाइप जिसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्लाइंट के लिए कुछ ख़रीदना या बेचना ये सारा कुछ उसके ज़िम्मे होता है, इसको कहते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर दूसरा होता है जी पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके अंदर ये होता है कि जो मैनेजर होता है वो आपकी जो मार्केट की करंट सिचुएशन होती है ना, करंट सिनेरियो, सिर्फ उसको डील करता है। यानी वो ये नहीं बताता कि फ्यूचर में मार्केट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी आपको मेडिसिन की दी है एग्जांपल कि वहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब जो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगी ना उसके अंदर जो मैनेजर होगा वो आपको ये नहीं बताएगा कि फ्यूचर में मार्केट किस तरह से चेंज हो रही है, वो सिर्फ आज को देखेगा। वो कहेगा जी आज इधर इन्वेस्टमेंट कर दो बस। वो ये नहीं बताएगा कि फ्यूचर में आपको इधर लॉस हो जाएगा, ये इंडस्ट्री फ्यूचर में ख़त्म हो रही है, ये नई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ रही है तो इसको रिप्लेस कर रही है। नो, वो सिर्फ करंट सिचुएशन मार्केट की देखेगा और आपको मशवरा दे देगा। ये है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इसमें ये होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल शख्स जो है ना वो पोर्टफोलियो मैनेजर की हेल्प करता है, यानी उसके साथ अटैच होता है और उसकी बिहाफ पर जो है ना वो सारी जो होती है डीलिंग वगैरह वो करता है। यानी ये जो ऊपर था ना एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके अंदर मैनेजर अकेला ही सारा कुछ कर रहा था। इसके अंदर उसकी जगह पे एक बंदा होता है जो उसके साथ उसकी हेल्प कर रहा होता है सारी प्लानिंग के अंदर। ये है जी नॉन डिस्क्रिशनरी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है ना वो बिल्कुल यानी क्लाइंट के अच्छे और बुरे की परवाह या जिम्मेवार नहीं होता। इसमें जो क्लाइंट होता है ना वो खुद ही अपने डिसीजन खुद कर रहा होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर एक बार उसको बता देता है कि भाई इधर इन्वेस्ट करो, इतना करो, उसके बाद आगे पैसे डूब रहे हैं या प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा, उस सारे का जिम्मेवार पोर्टफोलियो मैनेजर बिल्कुल नहीं होता। क्लाइंट जो होता है वो सारा कुछ अपने हाथों में ले रहा होता है। अब अच्छा है रिज़ल्ट, बुरा है, इसका जिम्मेवार वो फिर खुद होता है। तो ये हैं इसकी टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहीं से फिर स्टार्ट लेंगे। आई होप आपको समझ आई है। जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।